हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज तीन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 और 2 अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। आपने ये हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज 1 और 2 मिल जाएगा। फ्रेंड, ये जो बुक है यह प्लेटफॉर्म का न्यू बुक है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। बीपीएससी जब आपसे एग्ज़ाम लेगा उसमें आपको एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन ही आएंगे, इसीलिए आपको अब 5 ऑप्शन वाले टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। वो रहा है, निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा दिया गया था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो इनमें किनको फांसी की सज़ा दिया गया था? तो अशफाक उल्ला खान को भी फांसी की सज़ा दिया गया था, राजेंद्र लहरी को भी दिया गया था और राम प्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से अधिक इन तीनों को काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा दिया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है और इसको कूट से मैच कराना है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम का चयन करना है, यानी बताना है कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो एक में दे रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 3 में दिया है भगत सिंह की फांसी और 4 में दिया है गांधी इरविन समझौता। ये जो चारों घटना है ये कब हुआ था? ये चारों घटना 1931 में हुआ था। लेकिन आपसे वो रहा कि इसको क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन घटना हुआ था। तो ये चारों घटना 1931 में हुआ था, तो हमको अब डेट भी बताना पड़ेगा कि कौन घटना किस डेट को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता है यह 5 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह की जो फांसी है तो यह भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। फिर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था यह 29 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 1931 में यह भी हुआ था, लेकिन यह 7 सितंबर को हुआ था। कब? 7 सितंबर को हुआ था। तो इसका सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह की फांसी 3, उसके बाद 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और 1 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह सबसे अंतिम में हुआ था। तो इसका सही कूट हो जाएगा, आपके ऑप्शन से देखेंगे तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन सी, यानी पहले 4, 3, 2 और 1। यानी पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और सबसे अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने बंगाल में 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया था, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल जो आंदोलन है इसे हेनरी विवियन डिरोजियो ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो ने। अगला प्रश्न कर रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैहडेस स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो आपको सबको पता ही होगा, नाना साहब ने कानपुर से 1857 का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था। तो बताना है कि नाना साहब ने कहाँ पे किस स्थित महल में इसका मुख्यालय बनाया था। तो नाना साहब ने बिठूर में इसका मुख्यालय बनाया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिठूर में। राशि की कुल संख्या कितनी है? यह प्रश्न आपके 6th क्लास के SCERT का प्रश्न है। तो राशि की कुल संख्या 12 होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12।
केंद्र मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होते हैं? तो केंद्र मुखी खानों से उत्पादित जो लौह अयस्क होते हैं वह मंगलोर से यानी कर्नाटक से उत्पादित होते हैं, निर्यात होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का क्षेत्र किस लिए विख्यात है? जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज का क्षेत्र है यह कोयला के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोयला के लिए। कोयला क्या है? कोयला जो है वह एक प्रकार का चट्टान है, तो कोयला जो है यह अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान का उदाहरण है। इसको भी याद रखना है, कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो कोयला जो है वह परतदार चट्टान का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, यानी उसका डेट और उसका मंथ और उसका वर्ष, यानी कब लॉन्च किया गया था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? जो पाक जलडमरू मध्य है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। कांवर पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र में 1, 2, 3 जो दिया हुआ है स्थान दर्शाया गया है, इसमें कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कांवर झील अभयारण्य है वह कहाँ अवस्थित है। तो कांवर झील अभयारण्य जो है यह बेगूसराय में अवस्थित है। तो आपको देखना है कि जो मैप दिया हुआ है इसमें बेगूसराय कहाँ पे है। जो एक में दिया हुआ है यह जो है वाल्मीकि टाइगर उद्यान को दर्शाया है। बी में दिया है यह कांवर झील, जो 3 में दिया है यह कांवर झील बेगूसराय उसको दर्शाया है, और जो 2 में दिया है यह गौतम बुद्ध अभयारण्य को दर्शाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो 3 में दर्शाया है यह बेगूसराय के कांवर झील को दर्शाया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 3 स्थान है वह बेगूसराय के कांवर झील को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा कौन है? जो वर्ष 2023 का G20 का सम्मेलन हुआ था इसमें भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमिताभ कांत। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो 2023 है इसे के राधाकृष्णन राव ने जीता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो भारत 6G एयरलाइंस इसको अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं, और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स भी आने वाला है। कम से कम आपके एग्जाम में 10 से 15 करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर आएंगे, जिसमें बिहार और इंडिया के करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो सऊदी अरब की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी बनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट का जो होता है रणजी ट्रॉफी इसको सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौराष्ट्र। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इक्वाडोर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रॉ के नया प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रवि सिन्हा जो है यह बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई थी? तो यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को फांसी की सजा दी थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिन कैम्प किस लेखक का पुस्तक है? बताना है जो मिन कैम्प पुस्तक है यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो यह हिटलर द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिटलर। हिटलर का एक और पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है मेरा संघर्ष,
क्या नाम है उसका, मेरा संघर्ष जो पुस्तक है यह भी हिटलर के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसको भी याद रखना है, मेरा संघर्ष और मीन कैंप ये दोनों पुस्तक हिटलर द्वारा लिखा गया है। हिटलर 1933 में हिटलर क्या हुआ था, 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो जब सिकंदर हमला किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंद वंश। अगला प्रश्न कर रहा है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो श्रवणबेलगोला यह कर्नाटक में स्थित है, जबकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1664। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो जो प्लासी का युद्ध का मैदान है वह तत्कालीन बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की प्रमुख स्रोत क्या है। तो गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। भूकंप की तीव्रता को मापने के पैमाना को क्या कहा जाता है। तो भूकंप के तीव्रता को जिस पैमाना से मापते हैं उसका नाम होगा रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसका सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सारे वायुमंडलीय घटना होता है यह इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में ही। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। तो जब केंद्र में निम्न दाब होता है तो चक्रवात आता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र में क्या हो, निम्न दाब हो और बाहर क्या हो, उच्च दाब हो, तो क्या होता है, चक्रवात आता है। लेकिन जब केंद्र में क्या हो, उच्च दाब हो और बाहर क्या हो, निम्न दाब हो, तो प्रति चक्रवात आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जगह दिया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया था। इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 21 के क में किया गया है, इसको भी याद रखना है। इसका वर्णन एक अनुच्छेद 21 के क में किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि। तो केरल का जो थुम्बा है वह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक हैं। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डस्टस की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1953 में नियुक्त किया गया था, इसके अध्यक्ष थे काका कालेकर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। बताना है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5 ऑप्शन में बताना है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। ए बोल रहा है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, यह लोकतंत्र के मानदंड का आधार हो सकता है, यानी ऑप्शन ए सही हो सकता है। बी बोल रहा है आर्थिक असमानता की कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, यह भी लोकतंत्र का मानदंड हो सकता है। सी बोल रहा है विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, तो यह भी लोकतंत्र की सफलता का मानदंड हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उदारीकरण का अर्थ है, तो बताना है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रित नीति के अनुसरण करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही उदारीकरण का अर्थ होता है। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है, तो आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों को नए सिरे से निर्माण करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं है, तो मानव सूचकांक में जीवन प्रत्याशा यह शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यह भी शामिल है, सामाजिक असमानता ये जो है यह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक असमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है, तो अचल पूंजी क्या होता है, अचल पूंजी का उदाहरण हो जाएगा हल। हल क्या है, अचल पूंजी है। उसके बाद से क्या होगा, बैल होगा, बैल भी अचल पूंजी होगा। ट्रैक्टर होगा, यह भी अचल पूंजी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कोयला दिया है, पेट्रोल दिया है और कच्चा माल दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी अचल पूंजी का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन सा एक अंग निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा एक प्रमुख अंग शामिल नहीं है। पहला बोल रहा है पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण और आपदा के बाद का प्रबंधन कार्य, यह सही है। बी बोल रहा है आपदा के समय प्रबंध की गतिविधियाँ, यह भी आपदा के समय प्रबंध की गतिविधियाँ है, यह भी सही है। सी बोल रहा है आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, यह जो है यह आपदा प्रबंधन के मुख्य अंग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर रहा है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध की स्थापना किस नाम से किया गया है, तो भारतीय के नाम से किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। या ये पूछेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करामानी था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में से कौन एक चिकित्सक भी था, तो यूरोपीय यात्रियों में से बताना है कि कौन एक चिकित्सक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मार्शल, यह एक चिकित्सक भी था। यह बिहार 1670-71 में आया था। अगला प्रश्न कर रहा है तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो इनको वर्तमान बिहार के भागलपुर में फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुलकारी कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो फुलकारी कढ़ाई पंजाब से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है, तो कथा अभिनय जो है यह कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। योनि किस ओर जाती है, तो जो योनि है यह गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो ये सभी को पता ही होगा, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा फोकस की लंबाई की भी इकाई होती है, शक्ति की भी इकाई होती है, और लेंस की जो शक्ति होती है इसकी भी इकाई होती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। शक्ति का जो इकाई होता है उसे वाट कहते हैं, और लेंस की शक्ति जो होता है उसे डायोप्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों में यानी महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है, तो महिलाओं में यौन गुणसूत्र का XX सेट होता है, जबकि पुरुषों में XY सेट होता है।
अगला प्रश्न है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो परमाणु बल के सिद्धांत की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होगा? जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल में कमी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? जो थैलाफाइटा समूह के पौधे होते हैं उनको सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कोई भी ठोस होता है वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ए में वाष्पीकरण दिया है, हिमीकरण दिया है और सी में संघनन दिया है, लेकिन हमारा उत्तर ऊर्ध्वपातन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर रहा है, कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं, यानी जिनके भीतर बीज होते हैं उन समूह को चुनना है। तो यहाँ पे ए में दिया है, ए में देखिए यहाँ पे प्याज दिया है, तो प्याज में बीज तो होता नहीं है, तो यह ऐसे ही गलत हो गया। बी में देखिए यहाँ पे आलू दिया है, तो आलू में भी क्या बीज नहीं होता है, तो यह भी ऐसे ही गलत हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इन सभी में बीज पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइटा कहा जाता है, यानी हेलोफाइटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है मैक्रोफाइटा, जेरोफाइटा और हाइड्रोफाइटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलोफाइटा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है यह एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशित यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रेषित होता है। यह प्रश्न आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो रसायन शास्त्र में साबुन वसा एसिड का लवण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे देश में एक स्थान है जहाँ जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो लेह यानी लद्दाख में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सूखा और समतल स्थान है। अगला प्रश्न कर रहा है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध को किन यौगिकों के कारण होती है? बताना है कि जो मृत मछली है उसमें जो दुर्गंध होता है वह किस यौगिक के कारण होता है? तो मृत मछली का जो दुर्गंध होता है वह अमीनो यौगिक के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह प्रश्न कितनी बार आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। तो ये बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बगीचा हो जाएगा और तालाब हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के संधिपाद यानी अर्थपोडा समूह से संबंधित है? तो बताना है कि अर्थपोडा समूह से कौन संबंधित है? तो संबंधित नहीं है। आपसे पूछा है कि अर्थपोडा समूह से कौन संबंधित नहीं है? तो अर्थपोडा समूह से तितली संबंधित है, तिलचट्टा भी संबंधित है और मकड़ी भी संबंधित है। तो ऐसा ऑप्शन में कोई भी जीव नहीं है जो अर्थपोडा से संबंधित नहीं हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है?
तो इन 3 ऑप्शन में से सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या बेरिलियम की होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम लोग आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है, और वहीं जब हम लोग किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उसकी क्या होती है, परमाणु तत्व का जो परमाणु त्रिज्या है वो घटता है। इसको भी याद रखना है। ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटता है। अगला प्रश्न कह रहा है वह अम्ल कौन सा है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है यह टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है छम्मा रोग पैदा करने वाले मुख्य कारक कौन है। तो छम्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक है माइकोबैक्टीरियम, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो दौड़ के दौरान जो धावक होते हैं उनका गुरुत्व केंद्र उनके शरीर के मध्य स्थित होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम लिम्फोमा और ल्यूकीमिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको 4 कथन बताना है कौन सा कथन सही है। ये बोल रहा है जल एक चक्रीय संसाधन है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। बी बोल रहा है जल एक जैविक संसाधन है, यह गलत है। सी बोल रहा है जल की केवल एक ही अवस्था होती है, यह भी गलत है। जल की केवल एक अवस्था नहीं होती है, जल की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल एक चक्रीय संसाधन है। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कसा भिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस टेस्ट सीरीज 3 का 80 समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 4 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।